हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ाई के लिए इच्छुक होंगे। चलो अच्छा बच्चों, हम लोगों का जो बैच था, क्या नाम था बैच का? नाम आगाज बैच। तो उस बैच में ही मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए फिजिक्स का चैप्टर लेके आऊंगा। उस चैप्टर का नाम है, आज हम चला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है मोशन। व्हाट अ ब्यूटीफुल चैप्टर। अगर हम देखे जाए तो ये मोशन जो है ना, ये बहुत काम का है। और काम का क्यों है? क्योंकि 11th और 12th जब तक आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे और इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो ये मोशन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो चले स्टार्ट किया जाए। चलिए देखते हैं कि क्या है मोशन। ठीक है, चलिए बच्चों। ठीक, अब मोशन की स्टडी करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आप लोगों को पता है कि फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आती है। ठीक है, उन ब्रांचेस में से मोशन जो होता है, यानी मोशन की जो स्टडी की जाती है, उसमें से किस ब्रांच में की जाती है? तो याद रखिएगा, जो ब्रांच का नाम है, उस ब्रांच का नाम है बेटा मैकेनिक्स नाम है। क्या नाम है? उस ब्रांच का नाम है, कौन सी ब्रांच क्या है जहां पे मोशन की स्टडी की जाती है? उस ब्रांच का नाम है बेटा मैकेनिक्स। क्या है बेटा? मैकेनिक्स नाम है। ठीक है, ये मैकेनिक्स ब्रांच है जहां पर हम मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब मोशन की स्टडी करने पे भी इस मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर भी दो नहीं तीन तरह की हैं, पार्ट्स हैं। अब तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं ये भी समझिए आप। वो तीन पार्ट्स यहां पर पहली की बात करें तो एक होता है स्टैटिक करके आता है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है काइनेमैटिक्स। क्या होता है? काइनेमैटिक्स। और तीसरा होता है बेटा डायनामिक्स। क्या होता है बेटा? डायनामिक्स होता है। अब इधर समझिएगा कि स्टैटिक, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूं आपके लिए। ठीक है, स्लाइड अगर मैं ऐड करूं, अगर मैं स्लाइड करूं तो मैंने आपको क्या बोला बेटा कि क्या होता है स्टैटिक। अगर हम बात करें स्टैटिक में तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट आपका है, यानी जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है, वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा बेटा? रेस्ट पोजीशन में होगा। कैसा होगा? रेस्ट में होगा। और यहां पर जो स्टडी करने जा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट में होगा। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स में, तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हुआ बेटा कि काइनेटिक एनर्जी हमें यहां पे मिलेगी। यानी इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ऑब्जेक्ट होगा मोशन में होगा। कैसा होगा बेटा? मोशन में होगा। लेकिन 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 एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब अगर यहां पर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, लेकिन यहां पर जो कॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, कॉज ऑफ मोशन है, उसकी स्टडी हम यहां नहीं करते हैं। यानी कॉज ऑफ मोशन की, यानी किसके वजह से वो ऑब्जेक्ट मोशन में आया, उसकी स्टडी नहीं करते हैं बेटा। स्टडी नहीं करते हैं। बात समझ में आए? क्लियर है बेटा? नहीं करते हैं, याद रखिएगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है तो आने पर वो जो किसके वजह से मोशन में आ रहा है, उसकी स्टडी यहां पर नहीं की जाती। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी मोशन कर रहा है, तो बस उसी की स्टडी करनी है। इतनी बात समझ में आई? दूसरा अगर हम बात करें यहां पर कि आता है डायनेमिक्स। क्या आता है बेटा? डायनेमिक्स आता है। अब ये डायनेमिक्स में क्या होता है, यानी यहां पर याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में भी होगा, और साथ ही साथ कॉज ऑफ मोशन जो है वो भी हमको यहां पर याद रखना पड़ेगा। यानी कॉज ऑफ मोशन की भी यहां पर क्या करनी पड़ेगी? स्टडी। यानी यहां पर डायनेमिक्स में दोनों चीज की स्टडी की जाती है। यहां पर दोनों चीज की स्टडी की जाती है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ मोशन की स्टडी की जाती है। यानी ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है तो उसकी स्टडी किया जाएगा, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट होगा, तो रेस्ट कंडीशन में हम की क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे। तो ये तीन तरह की चीजें होती हैं। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? अब हम अपने किसमें आते हैं? मोशन में आते हैं। ठीक है, तो मोशन क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बेटा कि मोशन होता क्या है कि कभी भी अपना ऑब्जेक्ट मूव करना टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां पर डेफिनेशन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट तभी मोशन कहलाएगा इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम। यानी टाइम चेंज होने पर
में उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। लेकिन 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 जैसे अगर हम यहां पर ध्यान दें तो ये हमारे पास आपकी लैम्बोर्गिनी है या ऑडी है आप लोगों की, ये क्या कर रही है, मोशन में चल रही है। तो बेटा अगर मैं बात करूं यहां पर ये ए पोजीशन में, जैसे अगर मैं अपनी एक कार बना लेता हूं, भाई देखो मेरी डायग्राम थोड़े अच्छा नहीं है तो समझ के रखिएगा। ये कार है आपकी, ये कहां पर है, यहां पर ये है आपका, ये ए पोजीशन में है। कहां पर है बेटा, ये कहां पर है, ए पोजीशन में है। कहां पर है बेटा, ए पोजीशन में। लेकिन टाइम बीता, टी टाइम के बाद ये कहां पर पहुंच गया बेटा, बी पोजीशन पहुंच गया, यानी यहां पर आपकी कार पहुंच गई। कहां पहुंच गई बेटा, कार यहां पहुंच गई। तो इतनी बात समझ में आ रही है। यानी आपका अब क्या कहा आपने कि ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे आया, क्योंकि टाइम के साथ साथ बीतने पे इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। तो यही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई बेटा। चलिए देखिए, अब अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं कि कितने तरह के टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला आपके पास मिला लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन है बेटा, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा होता है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, और तीसरा होता है वाइब्रेटरी मोशन। यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन तरह के टाइप ऑफ मोशन हम जनरली पढ़ते हैं। कौन सा, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, और वाइब्रेटरी मोशन। अब ये सब क्या होते हैं इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहला आता है बेटा लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। इसका मतलब कि अगर हम बात करें बेटा, लीनियर आपने मैथ्स में पढ़ा है तो लेंस का मतलब क्या था बेटा, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। क्या होता है बेटा, स्ट्रेट। यानी अगर का ऑब्जेक्ट स्ट्रेट में मूव करा, जैसे मैं हूं यहां पे स्ट्रेट जा रहा हूं, स्ट्रेट जा रहा हूं, स्ट्रेट जा रहा हूं, तो ये क्या है, सीधा जा रहा हूं, यानी लीनियर में जा रहा हूं, तो वो कैसा मोशन कहलाएगा, लीनियर मोशन कहलाएगा। उसी को हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। जैसे आपकी ये देखो, ये कौन है, आपकी ट्रेन, छुक छुक गाड़ी, ठीक है। अगर ये छुक छुक गाड़ी देखें तो ये किधर साइड मूव कर रही है, इधर साइड मूव कर रही है, यानी ये क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो ये कैसा मूवमेंट हो गया, लीनियर मोशन हो गया। कैसा मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया। अब ये आपका एप्पल है, एप्पल नीचे यानी सीधा गिर रहा है, कर्वेचर तो बना नहीं रहा, सीधा गिर रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, लीनियर मोशन होगा। आपकी कार भी इधर साइड मूव कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है, तो ये कैसी मूवमेंट हो गया, लीनियर हो गया। बॉल हो गया, बॉल भी इधर साइड मूव कर रहा है, तो ये कैसा मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। तो लीनियर मोशन किसे कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज नोन एज अ लीनियर मोशन। क्लियर इट, लिखना है बेटा, आपको नोट्स मिलेंगे ना तो आप उसमें याद रखिएगा। अभी यहां समझिएगा मैं अब क्या कह रहा हूं कि लीनियर मोशन क्या किसे कहा जाता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और लीनियर, देन, ठीक है, लीनियर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। एक चीज और बेटा याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो इसके आगे देखते हैं कि कौन सा मोशन आ गया हमारा, सर्कुलर मोशन आ गया, सर्कुलर या रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर और रोटेशनल मतलब बेटा सर्कल, गोल गोल घूमना, ऐसे ऐसे घूमते हो कि नहीं, अरे वैसे भी नहीं करते तो यार आपने देखा होगा हमारे कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी के यहाँ पर जो सुदर्शन चक्र होता है वो कैसे बोलता है, एक रोटेट करता है, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करता है कि नहीं करता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी अगर आपका ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, मूव्स इन अ सर्कुलर फॉर्म, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर फॉर्म देन इट्स नोन एज अ कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। इतनी बात समझ में आई। या देखो अगर आपका लट्टू बचपन में आपने कब घुमाया होगा, तो लट्टू अगर देखा जाए तो लट्टू कैसे घूम रहा है, आपका एक रोटेशन के फॉर्म ले रहा है। और बॉल आजकल आपने देखा होगा कि बॉल हाथ में लेता है, ऐसे घुमाते हैं, तो क्या करते हैं, तो ये बॉल भी क्या हो रहा है, आपका रोटेशनल हो रहा है, ठीक है। और अब क्या, ये भाई मेले में बहुत घूमे हो ना, बड़ा वाला झूला ऊपर से आता रहता है, तो ये कैसा मूवमेंट कर रहा है, रोटेशनल मूवमेंट कर रहा है। और ये देखिए आप लोग ऐसे ऐसे घूमते हो ना, यार बचपन में घुमा होगा ना, शक्तिमान बनने की कोशिश करते हो,
हाँ, तो ये जो मूवमेंट होता है इसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे या फिर रोटेशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखें कौन सा मोशन आता है हमारे पास, वाइब्रेटरी मोशन का आता है। ठीक है, अब देखो वाइब्रेटरी का मोशन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो वाइब्रेट करता है या फिर टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। ठीक है, अब इधर समझिए होता क्या है। जैसे अगर हम बात करें तो ये टर्न, ये आपने देखा आपके पास, अगर अपने घर में वो रबड़ लेना, ठीक है, रबड़ लेना और उसको ऐसे करके खींचना। अगर मेरे पास यहाँ पर रबड़ हो तो मैं बता सकता हूं, बट सॉरी रबड़ तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा समझो कि अगर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। क्या है बेटा, ये वाइब्रेटरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन का समझ में आया। अब आपने झूला भी झूलते हो कि नहीं झूलते हो, देखो ये बच्चा बॉय है, बचपन में झूला झूला होगा, तो ये कैसे झूला, ये जो मोशन होता है ये वाइब्रेटरी मोशन होता है। अब स्प्रिंग की बात करो, स्प्रिंग खींचो झन करके आवाज आती है, झन करके, तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ऐसे फटाफट 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 वाइब्रेट करता है, बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मोशन करता है, बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये सारे जो मोशंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो यहां पर समझ में आया कि क्या होता है वाइब्रेटरी मोशन, यानी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें वाइब्रेशंस आपको दिखाई दे, यानी वो टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ इस तरह का जो मोशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कौन, इसमें दो वर्ड याद रखिएगा, टू एंड फ्रो, दूसरा बैक एंड फोर्थ। ठीक है, क्या होगा, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, इस तरह के जो मोशंस होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इस तरह के मोशंस को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। क्या करेंगे, ये वर्ड याद रखिएगा, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ, इस तरह के मोशंस को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। क्लियर इट, चलें आगे बढ़े बेटा, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब एक वर्ड यहां पर आता है रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, हम एक चीज मैं समझा देता हूं, देखो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा मैं यहां मूव कर रहा हूं तो आपको कैसे पता चल रहा है कि मैं मूव कर रहा हूं, मेरी पोजीशन तो चेंज करिए लेकिन आपको कैसे पता चल रहा है कि मैं मूव कर रहा हूं। ठीक है, ये तब पता चल रहा है कि बेटा आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, अपने आप को, जैसे आप समझो आप अपने आप के में बैठे हो और आप अपने मोबाइल में मेरा लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मैं इधर मूव कर रहा हूं और इधर मूव कर रहा हूं, तो आप कह रहे हो कि सर आप मूवमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, सर मूवमेंट कर रहे हो। लेकिन कैसे, आपने क्या कहा, अपने आप को क्या मान लिया, आपने स्टैंडर्ड मतलब अपने आप को आपने क्या मान लिया, रेस्ट कर लिया। क्या कर लिया, रेस्ट कर लिया। और जब रेस्ट कर लिया तो आप हो गए, आप हो गए रिफरेंस। क्या हो गए आप, रिफरेंस पॉइंट हो गए। यानी आप एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिया कि इस पॉइंट के अनुसार अगर कोई भी इधर इधर कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये भी समझा देता हूं, अ फिक्स्ड पोजीशन और अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, fixed position or a fixed object with respect to which the given body changes position is known as reference point। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बात करूं तो अगर हम देखें तो यहां पर देखा जाए तो ये लड़का है और यहां बस है, तो बस मूवमेंट कर रही है। कैसे, ये लड़के ने माना कि मैं फिक्स्ड हूं, यानी मैं अपने आप को रेफरेंस पॉइंट माना और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो यानी ये क्या हो रहा है, मोशन भी हो रहा है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आया। रेफरेंस पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, उसे कहा जाता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट हो गया, उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो पॉइंट या वो पॉइंट क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। इतनी बात समझ में आएगी बेटा, क्लियर है। यहां पे आपको मैंने डायग्राम से बता दिया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात। तो यानी ये ऑब्जेक्ट आपका फिक्स्ड हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया और इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, आपकी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्या हो गया बेटा, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्लियर इट, समझ में आया बेटा, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चलिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि हमारे जो फिजिक्स में होता है ना, तो फिजिक्स को कुछ क्वांटिटीज में डिवाइड किया। किसी कहा गया
दो क्वांटिटीज होती हैं, उसके अंतर्गत हमने अपनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उन क्वांटिटी यानी मोशन के जितने भी टर्म्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया। अब मोशन का मतलब कि पूरी फिजिक्स में जो टर्म्स हैं या टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड किया गया कि किसको हम क्या कहेंगे। यानी अब ये समझिएगा कि यहां पर बोला गया है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल के रूप में मैं समझा देता हूं। देखो होता क्या है कि अगर हमारे पास स्केलर की बात करें, यानी स्केलर उन्हें कहा जाता है, यानी उन्हें कहा जाता है जिनके पास, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, दोस क्वांटिटीज which has only magnitude, मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब क्वांटिटीज भी क्या होता है वो भी मैं समझा देता हूं। देखो क्वांटिटीज मिलके बनता क्या किससे है बेटा, क्वांटिटी बनके मिलता है किससे, फिजिकल क्वांटिटी हमें आप मेजरमेंट कह सकते हैं। तो यहां पर जो क्वांटिटी बनती है वो होती है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। क्या होता है बेटा, यूनिट। अब यहां समझिएगा मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यूनिट, यूनिट तो किसी भी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, जैसे केजी कर लेते हैं, सेंटीमीटर कर देते हैं, ये सब क्या है यूनिट्स में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, तो क्वांटिटीज यानी उसको हम मेजरमेंट क्वांटिटीज के रूप में देखते हैं कि मेजरमेंट कभी होता है तो हमेशा मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यानी मैंने क्या बोला कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट नॉट हैविंग अ डायरेक्शन, बट नॉट हैविंग अ डायरेक्शन, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। अब ऐसी क्वांटिटीज कौन कौन से हैं सर जो जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, तो सबसे पहला बेटा याद रखिएगा, सबसे पहला आता है आपके पास डिस्टेंस। एग्जांपल में बता रहा हूं बेटा, डिस्टेंस। ठीक है, ये एग्जांपल है, डिस्टेंस। दूसरा स्पीड। मैं अभी इसी का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये आगे टर्म्स आएंगे। ठीक है, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये सब ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इनकी डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम किस में चला जाते हैं, स्केलर क्वांटिटीज में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, स्केलर क्वांटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बेटा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा भी जाता है आपके पेपर में, डिफरेंस के रूप में पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। देन यू शुड बी, आपको याद रखना है कि आपको ये पूरा पूरा आपको एक्सप्लेन करके, मतलब कि आपको डिफरेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें हम कौन सी क्वांटिटीज कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो यार जब इसमें पास मैग्नीट्यूड नहीं है तो आप बोलोगे सर इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं होगा बट डायरेक्शन होगी। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास, दो क्वांटिटी which has magnitude as well as direction, as well as direction, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम किस में लेके जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज में लेके जाएंगे। तो एग्जांपल आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं बेटा। एक होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और एक होता है वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा मैंने दो ही एग्जांपल दे रहा हूं अभी, क्योंकि ये दो ही टर्म्स आपको अभी जानने को मिलेगा, तो इसलिए मैंने दो, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं बट अभी आपको नॉर्मली दो ही बता रहा हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस और स्पीड किस में चला गया बेटा, स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनके पास मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी होता है ये वेक्टर क्वांटिटीज में चला गया, क्योंकि इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ डायरेक्शंस भी होती है।
अब सर आप बोले सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ। बेटा एक बात रखना कि जब आप कहीं पे किसी भी वैल्यूज को डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हो, जैसे एग्जांपल आपने बोला बेटा सोहन मूविंग फॉर 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहां पर 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट का मतलब पता है आपने डायरेक्शन बताई, ठीक है, और 20 मीटर बताया, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर आपने इसको क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने डायरेक्शन शो कर दी ना कि किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। समझ में आई बात, यही चीज यहां पर रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए ठीक है, अब मैंने आपको बोला ना कि आपको पता होना चाहिए कि बेटा मैंने वहां पर लिखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, वो तो डेफिनेशन बाद में देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन तो बाद में देखेंगे, पहले यहां पर समझो होता क्या है, ये समझो। देखो अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहां पर ए है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है, और यहां पे मैं डी भी मान लेता हूं। ठीक है, चलो ये डी पॉइंट है। अब हुआ क्या, ए से बी गया, ठीक है, बी से सी गया, और सी से डी आया, और डी से ए आया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की बेटा, ठीक है, तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये मान लेता हूं 10 मीटर इधर गया, 20 मीटर इधर गया, 30 मीटर इधर गया, और 40 मीटर इधर आया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हुआ क्या कि बेटा अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कहता यह है कि आप दिन भर में जितना चल रहे हो, दिन भर में जितना चल रहे हो वो आपकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। इसका मतलब कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो ये जो है ये आपका क्या कहेगा, डिस्टेंस। अगर मैं सबको जो दूं 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस 40 मीटर, ठीक है, इन सबको ऐड कर दूं तो 4 30 70 70 और 30 100, क्या हो जाएगा बेटा, 100 मीटर। ये क्या आ गई बेटा, आपकी डिस्टेंस आ गई। क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस आ गया। इतनी बात समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा, यहां पर बेटा डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच की दूरी में ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है ये चीज। तो याद रखिएगा कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब मुझे बच्चा ये बताओ, अगर मैं यहां पर देखूं, ये स्टार्ट हुआ ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, और डी से वापस ए में आ गया, तो क्या इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कोई दूरी नजर आई? बताइए बच्चों, कोई दूरी नजर आई? नहीं नजर आई ना। जब नहीं नजर आई तो इसका मतलब इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। क्या हो गया, जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी दूरी नहीं है, कोई भी दूरी नहीं है। अच्छा एक जोक याद आ रहा है, जोक क्या मतलब कि एक थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं एक बात बताता हूं। देखो अगर यहां पर देखा जाए, ये एक लड़का है, ठीक है, और ये, ठीक है, एक लड़की है, सॉरी एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। अब देखा जाए तो इनके बीच में अभी दूरी है, डिस्टेंस नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है, ठीक है, डिस्टेंस नजर आ रही है। मान लेते हैं अभी डिस्टेंस इनके बीच में 10 मीटर है, लेकिन क्या हुआ, पैचअप हो गया। क्या हो गया बेटा, पैचअप हो गया। अब जब पैचअप हुआ तो क्या होगा, ये आपस में पास में आएंगे, तो पास में आया, तो यानी ये अगर मैं बात करूं,
ठीक है, तो क्या इनके बीच में अब कोई डिस्टेंस नजर आ रहा है आपको? डिस्टेंस नजर आ रहा है? तो नहीं नजर आ रहा है, तो यानी डिस्टेंस यहां पर क्या हो गई? जीरो हो गई। डिस्टेंस जीरो होगी, डिस्टेंस क्या हो गई? जीरो हो गई। यानी इसका मतलब हुआ कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? जीरो हो गया। ये मैं चीज ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी स्ट्रेट लाइन में पोजीशन में होगा, यानी स्ट्रेट लाइन में अगर चीजें चलेंगी, तो वहां पर याद रखिएगा डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। लेकिन कब, सॉरी गलती होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इस बिट माय मिस्टेक बेटा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी नहीं हो सकता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्योंकि याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हो सकता है? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गए? बराबर हो गए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यहां समझ में आई बात? याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा कहता है कि मैं जिंदगी भर जितना चलूंगा वह डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर मैं, सॉरी, डिस्टेंस होगा, जिंदगी भर मैं जितना चलूंगा वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब चलें देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। इधर देखिए क्या कहता है डेफिनेशन। इट इज डिफाइन, it is defined as the length of the actual path between the initial position and the final position of the object। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में वो जितनी दूरी तय करेगा वो क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। यानी एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी कहीं पर भी मेजर करेंगे, कहीं पर भी मेजर किया जाएगा तो मेजरमेंट किस में किया जाएगा? मीटर में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? मीटर में किया जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात मैंने आपको बताया था कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और चौथा, चौथा क्या कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपकी गाड़ी के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। उस इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है बेटा ओडोमीटर। जब आपकी गाड़ी चलती रहती है तो आपका वो देखता नहीं हो कि बढ़ता रहता है। अब तो डिजिटल हो गया है ना, तो डिजिटल में किलोमीटर बढ़ता जाता है कि नहीं बढ़ता जाता है? तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि यानी जो ओडोमीटर होता है वो शो करता है कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, यहां पे लिखा है ना, अ डिवाइस नोन एज ओडोमीटर फिक्स्ड ऑन द डैशबोर्ड ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल। मैंने इतनी बात समझ में आ गई? तो डिस्टेंस का मतलब समझ में आया कि जितना भी आप चल रहे हो, जिंदगी भर जितना भी चलोगे वो होगी डिस्टेंस। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। इसको स्केलर क्वांटिटी में मेजर किया जाता है और इसको मेजरमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है गाड़ी में यानी व्हीकल में वो होता है ओडोमीटर। क्या होता है? ओडोमीटर। ठीक है, चलें आगे। चलो इधर देखो, अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। क्या बात करने जा रहे हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर दो बार गिवन हो गया है, तो इसको यहां पर बेटा इसको काट देना। ठीक है, इसको काट देना। ठीक, थोड़ा सा इसको सही कर दें। चलिए अब इसको बाद में सही करके आपको इसको पीपीटी जो होगी थोड़ा सा ये समझिएगा। ये यहां पर रखा जाएगा, ये क्या होगा, इसको एज इट इज रहना दो। ठीक है, इन द गिवन, यहां से ये चीज हटा दो, ये चीज हटा दो। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्या है? इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ये इसकी स्पेलिंग गलत है, इंटरवल। क्या होगा बेटा? ये इंटरवल। ये होगा बेटा इंटरवल। ठीक है, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में? सिंपल भाषा में समझो यार। देखो इधर समझो बेटा, यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, जैसे मैं मान के चलूं, यहां से मैं मान के चलता हूं कि बेटा मैं यहां गया ए से बी गया, ठीक है, बी से सी गया। ठीक है, अब इन इनिशियल पोजीशन, ये मेरी थी इनिशियल पोजीशन,
ठीक है, और ये मेरी थी फाइनल पोजीशन, ये क्या थी मेरी फाइनल पोजीशन। इन दोनों की बीच की दूरी, ये जो इन दोनों की बीच की दूरी होगी यही क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। क्लियर है, समझ में आई बात। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की जो बीच की दूरी होगी, वो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, वही क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इतना ही बहुत पूरा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये भी मीटर ही होती है, लेकिन जो इसको स्केलर क्वांटिटी में नहीं कहा जाता, इसको स्केलर क्वांटिटी नहीं कहा जाता, इसको क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। और कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएंगे कि सर इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, आप ये मुझे लिख के बताएंगे, क्योंकि मैंने ये समझा चुका है कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सर बोलेंगे सर जी एक चीज नहीं समझ में, सर आपने तो इतना कुछ लिख दिया, ठीक है, लेकिन सर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं बेटा। क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहोगे, चलो आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं। क्वेश्चन आने ही वाला है, इसके बाद क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन देख लो आ जाएगा, इसके बाद क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, ये टॉपिक है, इसके बाद आपके क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है, मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैं इसका ग्राफ ले लेता हूं, ग्राफ से समझाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है, मैं लिख देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर जी क्या लिखे हो, ठीक है। ये हो गया बेटा डिस्टेंस, ठीक है, ये इधर सर, और इधर क्या हो गया बेटा, टाइम हो गया, ठीक। अब हुआ क्या, ठीक है, याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं इसकी, तो डिस्टेंस और टाइम इनके बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है। कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है। जहां पर भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बने वहां पर सीधा मानना यूनिफॉर्म मोशन। क्या मानना, यूनिफॉर्म मोशन। यानी आपका ये कहता क्या है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही क्या कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ये चीज। तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां पर लिख देता हूं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्लियर है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं किसकी, दूसरा ग्राफ हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा ग्राफ ये है कि अगर मैं बात करूं, दूसरा ग्राफ देखो, स्केल का यूज कर लेते हैं अब तो, ठीक है। ठीक है, अब दूसरे यहां पर भी क्या है बेटा, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है, और यहां पे क्या है, टाइम है, ठीक है, यहां भी क्या है, टाइम है। अब यहां पर जो ग्राफ बन रहा है ये आपका स्ट्रेट नहीं बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, स्ट्रेट नहीं बनेगा, ठीक है। अब जब स्ट्रेट नहीं बन रहा है यानी ये क्या कर रहा है, इसमें कर्वेचर फॉर्म में बन रहा है। जब कर्वेचर फॉर्म में बनेगा, ठीक है, कर्वेचर फॉर्म में बनेगा तो इसका मतलब ये कैसा ये मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यहां पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन लिखता हूं, तो ये कहता क्या है, एन ऑब्जेक्ट cover an object cover unequal distance in
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है बच्चों, समझ में आई बात? तो उसे हम किस नाम से जाएंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, यही लिखी भी होगी। ठीक है, कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डेफिनेशन मैंने जो समझाया वही लिखा है ना, यहाँ पर जो समझाया वही लिखा है वहां पर मैंने। दूसरा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। इसका मतलब कि डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। यानी जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगी, टाइम भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी। इतना का मतलब समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो टाइम भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नॉन यूनिफॉर्म का क्या है मैंने आपको समझा दिया, डेफिनेशन लिखी है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज said टू बी नॉन यूनिफॉर्म, इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दो चीज याद रखिएगा, दोनों डेफिनेशन इंक्लूड कीजिएगा कि क्या कह रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और कवर करे अनइक्वल डिस्टेंस इन इनइक्वल इंटरवल, यानी इन दोनों में से कोई एक चीज अनइक्वल होगी तभी क्या कहलाएगा? वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट का वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा? प्रोपोर्शनल नहीं होता है टाइम के साथ, तभी तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। अगर प्रोपोर्शनल होता तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता। इतनी बात समझ में आया? चलिए अब बेटा यहां पर क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, क्वेश्चंस है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, क्या है ये देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए अभी तक मैंने जो भी चीज समझाई आपको, ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन मैंने आपको जब अपने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था तो मैंने आपको बताया था कि जो भी लेक्चर होगा लेक्चर के साथ उस जो टॉपिक पढ़ाएगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये देखिए आपके सामने ये रहा पहला जवाब, सॉरी पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज डिस्टेंस एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल। सिंपल ये बोल रहा है बेटा कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों की वैल्यू कब बराबर होगी? कब बराबर होगी? कब बराबर होगी? कब बराबर होगी? तो याद रखिएगा ये तभी बराबर होगी जब, कब बराबर होगी? कि जब ये ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। किस में ट्रैवल करेंगे? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, तभी ये इसकी वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। तो याद रखिएगा इसमें की पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो ट्रैवल करेंगे कहां पर? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। कहां पर ट्रैवल करेंगे? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। क्लियर है? मैं शो कर दूं, शो कर दूं, देखो शो कर देता हूं। ए से बी तक गया, ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर है। तो बेटा एक बात बताओ, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर, तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 10 मीटर। और डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ। तो टोटल पाथ क्या हो गया? टोटल पाथ क्या हो गया? टोटल पाथ भी 10 मीटर है, तो यानी ये क्या होगा? डिस्टेंस भी क्या हो गई? 10 मीटर। यानी दोनों की दोनों चीज क्या सी इक्वल हो गई? कब? जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। What is the shape of the path of a body when it is in uniform motion? अभी तो बताया, अभी तो मैंने बताया ये कि कैसा शेप बनेगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करेगा तो उसका कर्व यानी शेप कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये एमसीक्यू आ गया बेटा। ठीक है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू और लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज मोर देन 1। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं
क्यों? क्योंकि आप अभी तक मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया, ठीक है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब बताया तो आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी या कम होगी। थोड़ा सा हिंट दे दें, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। क्या होगा? डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस क्या होगा? कभी भी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस क्या होगा? कभी भी जीरो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव। तो अब आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर। तो ये आपको मैंने हिंट दे दिया, आप इन दोनों को हेल्प से आप मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज और रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि सारे टाइप्स के क्वेश्चंस लाएंगे। हमने आपने पहला क्वेश्चन को देखा, एक नॉर्मल वन टाइप का क्वेश्चन था, दूसरा एमसीक्यू लाया, अब तीसरा क्वेश्चन कैसा है? एक्सरसाइज एंड रीजन का। तो एक्सरसाइज रीजन का देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो बट डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज नॉट जीरो। क्या असर्शन, यानी जो असर्शन दिया हुआ है, यानी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो जीरो मे बी जीरो और डिस्टेंस कैन कवर बाय इट्स नॉट जीरो, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो अभी पीछे ही तो बताया, अभी जस्ट इससे पीछे ही तो बताया, तो आप बता सकते हैं। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, displacement is the shortest distance between its initial position and final position of the object। तो आप मुझे ये बताइए कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? सही। और एक बात बताओ, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यही बोल रहा है ना कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पेज के बीच की दूरी जीरो हो सकती है, कब? जब शॉर्टेज दोनों बराबर हो जाएं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यानी ये दोनों के दोनों जो असर्शन और रीजन है बोथ आर ट्रू। यहां पर आंसर क्या होगा? बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए, एन एथलीट रन्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम व्हेन ही कवर 3/4 ऑफ द ट्रैक। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं, एक चीज देख लेते हैं हम लोग। यहां पर 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो 2 क्वेश्चंस हैं, मैं न्यूमेरिकल का सेक्शन अलग से लेके आऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का सेक्शन मैं इसलिए अलग से लेके आऊंगा क्योंकि बेटा उसमें टाइम लगता है और मैं नहीं चाहता कि आपकी वीडियो लंबी जाए और आप लोग उसमें बोर हो जाएं। मेरा यही रहा है कि आप कभी भी बोर ना हो, तो इसलिए मैंने बोला कि न्यूमेरिकल का जब मैं आपको चीजें पढ़ा दूंगा, अभी 2-4 फॉर्मूले और आने दो यार, तभी तो मजा आएगा। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन अभी मैं कुछ फॉर्मूले यूज कर दूंगा, सर ये कहां से हो गया, तो थोड़ा सा 2-4 फॉर्मूले और आने दो तो थोड़ा सा मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में भी। और न्यूमेरिकल इतना इजी वे में समझाऊंगा कि आप बोलेंगे सर ऐसा होता है, बस इतना ही करना होता है। हाँ बेटा, उतना ही करना होता है। और आप हमारे चैनल में हमसे जुड़ सकते हैं। कहां से जुड़ सकते हैं, कहां पर आप जुड़ सकते हैं? हमारे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, दूसरा इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं हमसे, और साथ ही साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं हम। ये 3 चीजें हैं। और साथ ही साथ हमने आपको बता ही दिया है कि हमारे लेक्चर की जो पीपीटी है वो कहां पर आपको मिलेंगी। अभी हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर एक क्यूआर कोड आएगा, उस क्यूआर कोड को आप गूगल लेंस से जाके क्या करेंगे? स्कैन करेंगे। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है और पूरा का पूरा, तो आप अब देखिए ये आ गया आपके पास सामने क्यूआर कोड, ठीक है, क्यूआर कोड आया, इसको आप गूगल लेंस से क्या करेंगे? स्कैन करेंगे। और स्कैन करने के बाद आपको पूरी की पूरी पीडीएफ क्या है? खुल के आ जाएगी लेक्चर की। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और आप याद रखिएगा
कि अगर आप वहां से नहीं इसको कर नहीं पा रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि आप यहां पर नीचे जाएंगे मोर में, मोर पे वहां पर आपको लिंक दिया रहेगा, वहां पर लिखा होगा क्लिक हियर टू डाउनलोड पीपीटी। तो वहां पर आप क्या करके क्लिक करिएगा, थोड़ा सा समय लेगा लेकिन आपको पूरी की पूरी पीपीटी जो मैंने लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा आएगा और आप उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।